इंडिजिनस ट्राइब्स एशिया से आए थे यहाँ पर। इंडिया के दरमियान एक लैंड पीस हुआ करता था, एक लैंड ब्रिज था। बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस भी देखने को मिलते थे। एज़टेक एम्पायर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिसिसिपियन कल्चर, और साउथ अमेरिका के अंदर द फेमस इनका एम्पायर। यूरोप से इंडिया बाय लैंड तो कनेक्टेड है, लेकिन ये लैंड रूट काफ़ी ज़्यादा लंबा है और एरिडियस है। कुछ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर एक सी रूट एस्टैब्लिश करते हैं यूरोप से इंडिया तक का, जिसके बाद कोलंबस अपना ये आइडिया स्पेनिश मोनार्क्स फर्डिनेंड और इजाबेला को प्रेजेंट करते हैं। लंबी थका देने वाली सी जर्नी के बाद कोलंबस की शिप्स आकर रुकती हैं एक आइलैंड पे। एक नए कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया है स्पेनिश की तरफ से। साल 1754 से 1763 तक ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान एक वॉर लड़ी जाती है। इसको द 7 ईयर वॉर भी कहा जाता है। और साथ ही ब्रिटेन अपनी इस फाइनेंशियल डेट से निकलने के लिए साल 1764 के अंदर शुगर एक्ट, ये टैक्सेस इतने ज्यादा थे कि अमेरिकन कॉलोनीज इसके खिलाफ रिवोल्ट करती हैं। साल 1777 का बॉस्टन मैसेकर भी कहा जाता है, और इसके बाद एक और ब्रिटिश की तरफ से धचका दिया जाता है अमेरिकन कॉलोनीज को। साल 1773 का टी एक्ट, इसके मुताबिक ब्रिटेन तमाम टी की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स अपने हाथ में कर कर अमेरिकन को इससे डिप्राइव कर देता है। यानी अमेरिकन अब टी के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। इसके रिस्पांस के अंदर बॉस्टन हार्बर पर जो ब्रिटेन की तरफ से शिप्स आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तादाद में टी मौजूद थी, चाय मौजूद थी। यहाँ अमेरिकन से मेरी मुराद है यहाँ के मौजूद ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स, ब्रिटिश कॉलोनीज़ के लोग, क्योंकि नेटिव अमेरिकन तो ऑलरेडी गेम से काफ़ी ज़्यादा निकल चुके थे। ये लोग मोहॉक इंडियंस के कैटअप के अंदर आते हैं और इन शिप्स में जाकर यहाँ पर मौजूद टी क्रेट्स को बॉस्टन हार्बर के अंदर फेंक देते हैं। इस इंसिडेंट को बड़े फेमसली द बॉस्टन टी पार्टी ऑफ 1773 कहा जाता है। ब्रिटेन के लिए सब बर्दाश्त करना मुश्किल था, इसीलिए वो द इनटॉलरेबल एक्ट ऑफ 1774 पास करते हैं। इसके मुताबिक बॉस्टन हार्बर को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है तब तक जब तक इस सब इंसिडेंट में मौजूद लोग, बॉस्टन टी पार्टी में मौजूद लोगों को पकड़ ना लिया जाए, उनको ब्रिटेन के सामने प्रेजेंट ना कर दिया जाए अमेरिकन की तरफ से। साथ ही ब्रिटेन अपनी अमेरिकन कॉलोनीज़ पर अपना इन्फ्लुएंस भी गवर्नर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी अब पॉलिटिकल सिचुएशन बदल चुकी थी और जो थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन अपनी ही कॉलोनीज़ में अमेरिकन की मौजूद थी, इसको भी ख़त्म किया जाने लग गया था। इन सब हालात का जायज़ा लेते हुए ये अमेरिकन कॉलोनीज़ के हेड्स इकट्ठा होकर फिलाडेल्फिया के अंदर एक मीटिंग करते हैं जिसे द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का नाम दिया जाता है। इस फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में कुछ बड़े नाम जो मौजूद थे वो उनमें शामिल किए जाते हैं पैट्रिक हेनरी को, जॉर्ज वाशिंगटन, जेम्स जेफरसन, जॉन एंड सैमुअल एडम, जॉन जे और जॉन डिकिंसन। यहाँ पर यह कहना कि ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस की तरफ पहला कदम था तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये कांग्रेस अमेरिकन की तरफ से पहला पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टेप था टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। इसके बाद साल 1775 से 1776 तक द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है फिलाडेल्फिया के अंदर, और इसमें कुछ नए मेंबर्स जिसमें शामिल होते हैं थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये मिलकर वोट करते हैं कि एक कॉन्टिनेंटल आर्मी को इस्टेब्लिश किया जाए जो कि ब्रिटिश मिलिट्री के ख़िलाफ़ खड़ी हो सके, और इस मिलिट्री को कमांड करने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन को हेड दिया जाता है। अमेरिकन अब ब्रिटिश के ख़िलाफ़ अपनी सप्लायर्स को गैदर करना शुरू कर चुके थे और इनको जगह जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। इस बात की खबर ब्रिटिश को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए ब्रिटेन अपनी एक आर्मी भेजता है लेक्सिंगटन में, जहाँ पर इन्हें खबर मिलती है कि यहाँ अमेरिकन काफ़ी ज़्यादा तादाद में गन पाउडर और वेपनरी को इकट्ठा करके रख रहे हैं फॉर कॉन्टिनेंटल आर्मी। ब्रिटेन का यहाँ असल मकसद होता है कि लेक्सिंगटन के अंदर मौजूद 2 पैट्रियट लीडर्स सैम एडम्स और जॉन हैनकॉक को इनको पकड़ लिया जाए ताकि किसी भी किस्म की रिबेल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर ही दफन कर दिया जाए। और ब्रिटेन आर्मी लेक्सिंगटन के अंदर एक छोटा सा बैटल लड़ने के बाद पहुँचती है कॉनकॉर्ड के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ मौजूद थी। यहाँ पर ब्रिटेन का सामना होता है कॉन्टिनेंटल आर्मी से, और कॉन्टिनेंटल आर्मी इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद बॉस्टन से आखिरकार साल 1776 में निकालने में कामयाब रहती है। और ये ब्रिटेन और अमेरिका के दरमियान होने वाले पहले आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स थे और यहाँ से आने वाली वॉर्स का आगाज़ होता है। लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड के बाद अब ब्रिटिश अपना फोकस करते हैं न्यूयॉर्क के ऊपर, क्योंकि न्यूयॉर्क एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस थी ब्रिटेन के लिए। यहाँ पर मौजूद हार्बर और इसका हडसन रिवर का एक्सेस दोनों ही ब्रिटिश मिलिट्री के लिए एडवांटेजेस साबित हो सकते थे।
और ये बात प्रैक्टिकली देखी भी गई कि कॉन्टिनेंटल आर्मी ब्रिटेन से यहाँ पर मुसलसल हार का सामना करती है। लॉन्ग आइलैंड और न्यूयॉर्क की हार के बाद जॉर्ज वाशिंगटन अपनी आर्मी कॉन्टिनेंटल आर्मी को डेलवेयर रिवर क्रॉस करने के लिए कहते हैं। साल 1776 की 25 और 26 दिसंबर की रात में ये कॉन्टिनेंटल आर्मी डेलवेयर रिवर को क्रॉस करती है, जिसके बाद शुरुआत होती है द बैटल ऑफ ट्रेंटन की, जहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल आर्मी ब्रिटिश फोर्सेस को सरप्राइज़ करती है और यहाँ पर ब्रिटेन को एक बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद साल 1777 में होता है द बैटल ऑफ सराटोगा, जिसके अंदर अमेरिकन्स एक बार फिर ब्रिटिश को हराने में कामयाब रहते हैं। और अमेरिकन्स की ये विक्ट्री देखते हुए फ्रांस अब इनके साथ एक अलायंस करता है, द ट्रीटी ऑफ अलायंस, साल 1778 के अंदर, जिसमें तय किया जाता है कि फ्रांस अमेरिकन्स को ब्रिटिश के ख़िलाफ़ पूरी मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी ब्रिटिश फोर्सेस को सराउंड करती है, उनकी सीज करती है, यानी इनका मुहासरा कर लिया जाता है यॉर्क टाउन के अंदर। इस वक्त ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे जनरल कॉर्नवालिस। इस मुहासरे का अमेरिकन और फ्रेंच को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ब्रिटेन आर्मी इनके खिलाफ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। और फाइनली 19 अक्टूबर 1781 को जनरल कॉर्नवालिस सरेंडर कर देते हैं अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी को। और ये था ब्रिटेन और अमेरिका के दरमियान आखिरी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बाद 3 सितंबर 1783 के अंदर द ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जाती है, जिसके अंदर ब्रिटेन फॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इंडिपेंडेंस ग्रांट करता है। और इसकी नई बाउंड्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं ईस्ट कोस्ट से वेस्ट के अंदर मिसिसिपियन रिवर तक अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। और फ्लोरिडा, जो कि स्पेन की ऑलरेडी कॉलोनी थी, इसको वापस कर दिया जाता है स्पेनिश लोगों को। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इस ट्रीटी के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स कायम किया गया था, जो मौजूद था, ये आज की यूनाइटेड स्टेट्स से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी सब स्टेट्स, आज के दौर की जितनी भी अमेरिकन स्टेट्स हैं, ये शामिल नहीं हुई थी, बल्कि इनमें ज़्यादातर वही 13 कॉलोनीज़ मौजूद थी, वही 13 स्टेट्स मौजूद थी जो कि ब्रिटेन के अंडर थी। इसके बाद कई साल तक कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, जिसके बाद आज के दौर का मौजूदा यूनाइटेड स्टेट्स का सारा इलाका एक सिंगल नेशन बनता है, जिसे हम USA के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक को मज़ीद एक्सटेंड करके इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी बताऊँ, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।